उलझ गया पंचायत चुनाव। चुनाव निरस्त करने पर कैबिनेट की मोहर। अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना जारी। अब इलेक्शन कमीशन की बारी। नाराजगी से बचने की भी सियासी तैयारी। आखिरकार मध्य प्रदेश में सरकार ने पंचायत चुनाव निरस्त करने का फैसला ले ही लिया। इससे पहले पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने संकल्प पारित कराया था। फिर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी लगाई, लेकिन अब अध्यादेश वापसी पर कैबिनेट की मोहर के बाद लगभग ये साफ हो चुका है कि पंचायत चुनाव उलझ गए हैं। क्योंकि जिस आधार पर चुनाव हो रहे थे वो आधार समाप्त हो गया है। जिस अध्यादेश पर चुनाव हो रहे थे वो अध्यादेश राज्यपाल के निकल जाने के बाद अधिसूचना वो अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो मेरी मानता है चुनाव स्थगित हो जाना चाहिए। पंचायत चुनाव के रद्द होने के साइड इफेक्ट पर भी सियासी तैयारी जारी है। इसको लेकर बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई। 10 दिन में 100 बूथ कार्यक्रम की शुरुआत की। हालांकि कांग्रेस में अभी तक ऐसी बैठक तो नहीं हुई, लेकिन महिला कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाने के फैसले के विरोध में जरूर प्रदर्शन किया। यानी कांग्रेस आरक्षण विरोधी सरकार कहकर माहौल बनाने की फिराक में है। ये योजनाबद्ध तरीके से वातावरण को कैसे बिगाड़े, ये कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिबद्ध है कि हम लोकतंत्र को मजबूत भी करेंगे, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। समरसता के सूत्र को हम केवल कहते नहीं हैं, हम उस पर काम करते हैं। इसलिए चुनाव एक साथ हो और सभी लोगों को अधिकार एक साथ मिले, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, जिसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की तैयारी, परसों 25 तारीख को कांग्रेस जनों का भोपाल में ट्रेनिंग कैंप एक दिवसीय हुआ था, कल हुआ था इंदौर में, और आज भी जो हमारा मूवमेंट है ये बूथ की तैयारी का मूवमेंट है। इसलिए कांग्रेस लोगों से संपर्क में है, जनता से संपर्क में, उनके दुख दर्द में उनके साथ है। पंचायत चुनाव में अब तक क्या क्या हुआ, जरा उस पर भी निगाह डाल लीजिए। 4 दिसंबर को एमपी में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा हुई। त्रिस्तरीय चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया को लेकर सैयद जाफर और जया ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार किया। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को चुनौती दी। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी सीट को जनरल सीट मानकर चुनाव कराने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीटों को फिर से री नोटिफाई करने को कहा। इलेक्शन कमीशन ने पंचायत चुनाव कराकर रिजल्ट सार्वजनिक नहीं करने का फैसला लिया। विधानसभा में कांग्रेस ने पंचायत में ओबीसी आरक्षण पर सरकार के पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया। 23 दिसंबर को विधानसभा में हंगामा। ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का संकल्प पास हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी लगाई। 26 दिसंबर को शिवराज कैबिनेट में चुनाव निरस्त करने पर प्रस्ताव लाया गया। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है समझो टल ही गया। सरकार की तरफ से तो सब हो गया है, अब गेंद इलेक्शन कमीशन के पाले में है। एक तरह से कह सकते हैं कि फिलहाल पंचायत इलेक्शन उलझ गया है। इलेक्शन कमीशन भी विधि विशेषज्ञों की सलाह ले रहा है। लेकिन आज हम इसके सियासी नफे नुकसान पर बात करेंगे, क्योंकि अगर पंचायत चुनाव उलझा है तो जाहिर है कई लोगों की मेहनत इससे बेकार होने वाली है। अब इस नाराजगी को लेकर क्या डैमेज कंट्रोल है और क्या तैयारी है, क्योंकि दोनों दल बात तो यही कर रहे हैं कि तैयारी हमारी अपनी है और हम जाएंगे जनता के सामने बताएंगे, पर कौन कितना बताने में सफल होगा कि चुनाव क्यों टल रहे हैं, चुनाव में क्यों पेच फंस गया। इसी पर हम बात करने वाले। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। उमेश शर्मा जी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। सैयद जाफर है, प्रवक्ता कांग्रेस के। सैयद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे, क्योंकि अब तो दोनों दल के अपने अपने दावे हैं। हमने ये भी देखा कि विधानसभा के सत्र के दौरान दोनों एक साथ नजर भी आए, संकल्प भी पारित हो गया। लेकिन अब बात संकल्प की नहीं है, अब बात तो यह है चुनाव होंगे अथवा नहीं होंगे। क्या माने इसको, और क्या माना जाए कि पैंच फंस गया और दोनों ही दल उलझ गए? देखिए मनोज जी, सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है
वो उस अध्यादेश को निरस्त करने के लिए किया है जिसमें परिसीमन की बात थी। जो अध्यादेश है उसमें सरकार ने कोई चुनाव नहीं रोके हैं जी। उन्होंने ऐसी स्थितियां उत्पन्न की हैं कि जिससे आप एक और कानूनी विवाद जो है खड़ा हो जाए। लेकिन सामान्यतः आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी नज़ीर देखेंगे तो चुनाव प्रक्रिया को बीच में नहीं रोकते। फॉर एग्जांपल आप इसी मामले को लीजिए, क्योंकि जो लीगल एडवाइज़र हैं वो एक अपना ओपिनियन देंगे जी। जो अध्यादेश जारी हुआ है, जो मूल अध्यादेश को निरस्त करने वाला, वो हुआ है आपको कल की तारीख में जारी हुआ। कल की तारीख तक जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो चल रही थी। अब उसमें बैक नहीं जा सकते आप, कोई जो है ना अभी आप ये कहेंगे कि हम इसको निरस्त कर रहे हैं। जिस तारीख को चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी उस तारीख को जो स्थितियां थीं चुनाव आयोग के समक्ष, उसके आधार पर उसने चुनाव जो है अपना आगे बढ़ा दिया है। ये तो एक वो चीज़ है। दूसरा, हमने देखा था कि जिस तरह से चुनाव कराने और ना कराने को लेकर एक अनुमान, अटकलें और प्रयास चल रहे हैं, उसमें अभी तक सरकार ने कोई एक स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया है कि हम चुनाव प्रक्रिया रोक रहे हैं। ना तो सरकार दे भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे मसले जो है संविधान से जुड़े हुए मसले हैं, जैसे चाहे वो रोटेशन का मामला हो या जो दूसरे अलग अलग मामले हैं। वो रिजर्वेशन का इशू भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जो है रोका गया है, वो ओबीसी का, और सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में अब सुनवाई करेगा। तो चुनाव आयोग को फिर जो है एक लीगल उसमें है कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, सरकार का अध्यादेश है, तो वो जो है पूरी तरह से पुख्ता हो जाएगी, तब उसी के बाद कोई फैसला करेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जैसे सरकार गई है जी। उस तरह से फिर जाएगी कि अब हम मौजूदा परिस्थितियों में क्या करें, क्योंकि कोई भी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि चुनाव उनके कारण जो है टल रहे हैं या टाले जाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही शायद मुश्किल राज्य निर्वाचन आयोग के सामने भी है, क्योंकि शाम को भी जब बात हुई राज्य निर्वाचन आयोग से तो उन्होंने ये कहा कि हम जो कानूनविद है उनसे जानकारी ले रहे हैं, राय मशविरा कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा है कि चुनाव टल गए। ये जरूर कहा कि राज्यपाल का पत्र उनके पास पहुंच गया है और वो उस पर विचार कर रहे हैं। उमेश शर्मा जी, क्या ये माना जाए कि बुरी तरह उलझ गए वो लोग भी जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, बुरी तरह वो परेशान है वो लोग जो चुनाव का रास्ता देख रहे थे, और फिर अब इसमें राज्य निर्वाचन आयोग भी कहीं ना कहीं पसपेश की स्थिति में होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? नहीं मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड तो शुरू दिन से साफ है। हम तो पहले दिन से ईमानदारी के साथ इस बात को चाहते थे कि पंचायत चुनाव होना चाहिए, और माननीय कमलनाथ जी ने जुलाई 2020 में जिस समय आरक्षण, परिसीमन या रोटेशन की सारी कार्रवाइयां की थी, हमें लगता है कि उसी समय अगस्त सितंबर में चुनाव करवा देने चाहिए थे। तब तो कोरोना की दूसरी लहर की कोई आशंका भी दिखाई नहीं दे रही थी, पर उस समय सरकार की, कमलनाथ जी की प्राथमिकता आईफा अवार्ड कराने की थी, अपनी उनकी उस समय व्यस्तता थी, और तब भी कमलनाथ जी की सरकार इस चुनाव में पीठ दिखाकर भाग रही थी और पंचायत को चुनाव को नहीं करवाना चाहती थी। और दुर्भाग्य से फिर कमलनाथ जी की सरकार नहीं रही और कोरोना की दूसरी लहर भयावह रूप से पूरे मध्य प्रदेश में आ गई। और जैसे ही राज्य की सरकार, शिवराज जी को यह लगा कि हमने अब कोरोना पर एक निर्णायक विजय प्राप्त कर ली है, हमने ईमानदारी के साथ इस बात का आग्रह करा और अपनी मंशा जाहिर करी कि हम पंचायत का चुनाव चाहते हैं, क्योंकि लगभग 2 वर्ष की समय अवधि बीत गई है और पंचायत के अंदर अपनी ग्रामीण सरकारें बनी हुई नहीं है। हमने आग्रह करा कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का निर्वाचन कार्यक्रम भी घोषित कर दिया। तब कोई भी कठिनाई, कोई भी पेच फंसा हुआ नहीं था। ओबीसी की सीटें जो आरक्षित थी उस पर भी चुनाव घोषित हो गया था, एससी पर था, एसटी पर था, सामान्य पर था। पर कांग्रेस के मित्रगण हाईकोर्ट की तरफ दौड़ पड़े। हमारे माननीय प्रवक्ता साथी बैठे हैं, मुझे लग रहा है वो तो बार बार न्यायालयों की शरण में गए हैं। सैयद जाफर साहब वो ज्यादा बता पाएंगे ठीक ढंग से। तो सैयद जाफर साहब हाई कोर्ट गए, जया ठाकुर जी हाई कोर्ट गई, और हाई कोर्ट जब उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जब उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुआ तो वो वापस हाई कोर्ट में आ गए। तो ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का ये जो 5-7 बार का चक्करबाजी रही, इसके बीच में फिर कमलनाथ जी के इशारे पर, दिग्विजय जी के इशारे पर विवेक तनखा जी का प्रवेश हो गया। और विवेक तनखा जी अपने तर्कों से सुप्रीम कोर्ट को सहमत तो नहीं करा पाए, पर उसके कारण यह हुआ कि ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण था उस पर कुठाराघात हो गया। ओबीसी का जो संवैधानिक संरक्षण विधान प्रदत्त था, उस विधान प्रदत्त संवैधानिक संरक्षण पर गाज गिर गई और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि ये जो सीटें हैं इसको लंबित किया जाता है ओबीसी की,
और इसको आप जनरल में कन्वर्ट करके चुनाव करा सकते हैं। अब ये स्थिति तो बहुत पशुपेश वाली है। समाज का कोई भी एक ऐसा वर्ग कि जिसको संविधान प्रदत्त आरक्षण की सुविधा प्राप्त है, उसके हितों पर कैसे नहीं, लेकिन जो अध्यादेश हमने अंततः प्रयास करा, पर कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी कुटिलता में कामयाब हो गई। उमेश जी, जिस अध्यादेश को आप लोग ने रिजेक्ट किया, उसी अध्यादेश को अब आप माफ करिएगा, आपको अब रिजेक्ट करना पड़ रहा है और ये वापस लेना पड़ रहा है, और वही जाकर बात खड़ी हो गई। क्या अब 2019 के आधार पर चुनाव हो कि 14 के आधार पर चुनाव हो, वो लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है राज्य निर्वाचन आयोग भी यही नहीं समझ पा रहा है। नहीं, बात सीधी सी बात है मनोज जी। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा है, और मुझे लग रहा है कि इस समय लाखों दर्शक इस समय बंसल न्यूज पर जुड़े हैं, उन सबके मन में यह प्रश्न होगा कि हमने अध्यादेश वापस क्यों लिया। एक तो यह कारण समझ लीजिए कि हम अध्यादेश लाए क्यों थे। पंचायत राज्य अधिनियम की धारा 9 के अंदर एक स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी आरक्षण, कोई भी परिसीमन या रोटेशन जो किया जाता है, उसके 1 वर्ष की समय अवधि के भीतर चुनाव होना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी ने जुलाई 2020 में जिस समय यह आरक्षण और परिसीमन करा था, उसके तत्काल बाद अगस्त सितंबर में चुनाव करा लिया जाता तो कोई कठिनाई नहीं खड़ी होती। हम तो उस समय भी तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, कमलनाथ जी को हमारे नेताओं ने कहा था, हमने पत्र लिखकर आग्रह करा था कि आप पंचायत के चुनाव कराइए। अब कमलनाथ जी ने पंचायत का चुनाव कराया नहीं, और उसके बाद उनकी सरकार चली गई, भाजपा की सरकार आई, फिर कोरोना आ गया, और जिस समय हम कोरोना की भयावह लहर से बाहर निकल कर आए, हमने अपनी तत्काल प्रतिबद्धता जाहिर करी। पर संवैधानिक कठिनाई ये थी कि उस आरक्षण, उस परिसीमन को 1 वर्ष पूरा हो गया था, और पंचायत राज्य, आखिरी बात मनोज जी, पंचायत राज्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वो आरक्षण, वो परिसीमन, वो रोटेशन है, उसका संवैधानिक अस्तित्व समाप्त हो गया था, और हम चुनाव भी कराना चाहते थे, तो हमने मध्य मार्ग निकाला कि चुनाव प्रभावित नहीं होना चाहिए, नया परिसीमन होगा, नया रोटेशन, आरक्षण की प्रक्रिया होगी, 6-8 महीने लग जाएंगे और अधिक समय बीतेगा, इसलिए हमने तत्काल चुनाव घोषित किया, मध्य मार्ग निकाला कि 2014 के आरक्षण पर करेंगे। इसमें क्या दुविधा थी? सैयद जफर, अब क्या होगा? आप लोग हैं कोर्ट में गए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कोर्ट में नहीं गई, लेकिन आप गए, आप तो याचिकाकर्ता है, जय ठाकुर जी याचिकाकर्ता है, ये भी इत्तेफाकन है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन अब कांग्रेस क्या करेगी इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि उमेश भाई ने यहाँ पे झूठ बोला, और मेरा निवेदन है कि ये जो कानून की बातें होती हैं या अध्यादेश की बात होती है या उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की बात, उसमें हमको, आपको, सबको सच बोलना चाहिए। पहली बात तो ये कि वो तो जब हम न्यायालय में पहुंचते तो गीता भी हाथ में होती, कुरान भी हाथ में, वही कहा जाता है कि सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ ना बोलूं। मैंने तीनों की बात पे बिल्कुल भी नहीं रोका, प्लीज मुझे ना रोकें। जी बोलिएगा। देखिए, जब मध्य प्रदेश का ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 बना, तो उसमें धारा 9 में चुनाव के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी। लेकिन जिस अध्यादेश की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचे थे, उसमें इन्होंने जोड़ा है, ये पहले से ऐड नहीं था। 21 नवंबर 2021 के पहले कहीं भी पंचायत एक्ट में ये उल्लेख नहीं है कि 1 साल के परिसीमन और 1 साल के आरक्षण के अंदर अगर चुनाव नहीं होता है तो वो चुनाव नहीं होगा, नया आरक्षण करना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा, बल्कि ऐसा अध्यादेश लाया गया है। पहली बात। दूसरी बात, ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया कि 1 साल पहले जो परिसीमन और जो आरक्षण हुआ है उस पर हम चुनाव नहीं कराएंगे। भाई, हम 7 साल पुराने परिसीमन और आरक्षण पे चुनाव कराएंगे, ये कौन सी बात हो गई? ये दूसरी बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमने कभी भी, जैसे मैं खास तौर पर उमेश जी आपसे जवाब ले रहा हूं जी, हमने जो याचिका लगाई, मैंने, जय ठाकुर जी ने, हमने सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में हमने चुनाव रोकने की बात नहीं की, हमने चुनाव पे स्टे नहीं मांगा। हमने ये कहा कि ये जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ये गैर संवैधानिक चुनाव हो रहे हैं, ये संविधान के दायरे में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का हम अधिकार मिला हुआ है कि हर वर्ष, हर चुनाव में रोटेशन के आधार पे आरक्षण होना चाहिए, इसका उल्लंघन हो रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका को स्वीकार किया, और हमें पहले हाई कोर्ट में ये बात कहने के लिए कहा गया, हाई कोर्ट ने हमारी बात को स्वीकार किया, और 21 तारीख को सरकार को नोटिस जारी कर दिया, शोकाज नोटिस जारी कर दिया, सख्ती के साथ नोटिस जारी कर दिया कि आप 3 जनवरी 2022 तक ठीक है स्पष्ट करें, ये स्पष्ट करें कि ये जो याचिकाकर्ता हैं, इन्होंने जो रोटेशन की मांग की है, आप अपने तथ्य प्रस्तुत करिए। अगर आप तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए तो हम एक तरफा कार्रवाई कर देंगे, और याचिकाकर्ता को, मतलब 3 जनवरी तक तो 3 जनवरी तक तो चीजें रुक गई ना। मैं ऐड कर दूं आपको, वही डर के मारे कि इनकी हार हाई कोर्ट में ना हो जाए,
इनको लगा कि हमसे चूक हो गई, इसलिए इन्होंने कल अनन फनन में इस अध्यादेश को निरस्त कर दिया। और जो दिनेश भाई बोल रहे थे, मुझे पूरा बोलने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए, जल्दी कर दीजिए। दिनेश भाई ने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जिस अध्यादेश को आपने 1 महीने पहले लेके आया था, आज आपने उसको निरस्त कर दिया। आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर 2019 का परिसीमन और 2019 का आरक्षण जिंदा है। तो अब आप सरकार स्पष्ट करे ना कि 2019। चलिए, मैं अब आपकी बात, उमेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं दिनेश जी से एक समग्र प्रतिक्रिया लूंगा इस आपकी दोनों की बात पर। जी उमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं मनोज जी बहुत संक्षिप्त में, मैं सैयद भाई की बात का बहुत संक्षिप्त में जवाब दे देता हूं। एक तो ये पंचायत राज अधिनियम में धारा 9 के अंदर स्पष्ट प्रावधान है, जिस बात को वो कह रहे हैं कि हमने जोड़ा है, वो हमने धारा 9 का जोड़ी है, और वो धारा 9 का इसलिए जोड़ी है। नहीं, आप जब बोल रहे थे सैयद भाई, सैयद जी यही मैं आपसे करा दूंगा, सैयद जी यही मैं आपसे जवाब दिलवा दूंगा, आप सुन लीजिए, मैं यही आपसे जवाब दिलवा दूंगा। 2 मिनट दोनों के लिए, 2 मिनट दोनों के लिए कहिए। तो एक बात, और दूसरा जितना संवैधानिक प्रावधान ये बता रहे हैं यहाँ डिबेट पर बैठकर, यही सारी बातें लेकर तो आप हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने आपकी बात को अनादरत कर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहां आपकी बात अनादरत कर दी गई, आप वापस हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी आपको स्पष्ट संरक्षण प्रदान नहीं कराए। जो आरोप आप राज्य सरकार के विरुद्ध लेके गए थे, राज्य सरकार के विरुद्ध उन आरोपों पर आपको किसी भी न्यायालय ने सीधा संरक्षण प्रदान नहीं कराया। गोलमोल जवाब आपको मिला है। यही कारण है कि चुनाव की प्रक्रिया नहीं रुकी। एक बात और आखिरी बात मनोज जी, कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि पिछड़े वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए, और हमने तो उसी प्रावधान के अंदर चुनाव घोषित करवाए थे जो निर्वाचन राज्य आयोग ने करे थे। अब चूंकि उस चुनाव पर रोक लग गई, इसलिए यह हमारे लिए अनिवार्य हो गया कि ओबीसी वर्ग अपने लाभों से वंचित ना हो। तो हमने 2 कदम पीछे हटाकर अपने अध्यादेश को इसलिए वापस लिया, वो कोई न्यायालय के भय से नहीं लिया, ओबीसी को उसका संरक्षण प्राप्त हो इस बात के लिए लिया। जल्दी से सैयद जफर आप जवाब दे दी, जल्दी से। देखिए, जल्दी का मसला नहीं है। मेरा निवेदन ये है कि हम वही तो आपसे कह रहे हैं कि धारा 9 में ये बात का उल्लेख नहीं है कि 1 साल में परिसीमन समाप्त हो जाता है। आपने उसको जोड़ा, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये यही है, धारा 9 में यही है सैयद भाई, यही है धारा 9 का अलग जोड़ी गई है, पर धारा 9 में यही प्रावधान है, और इसी प्रावधान के विरुद्ध आप न्यायालय में गए थे, और न्यायालय ने आपकी बात को स्वीकार नहीं करा। एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब ले लूंगा, लौटूंगा ना, अभी टाइम है आपके पास, समय मैं लौटूंगा आपके पास जी। तो अब मेरा निवेदन ये है कि जो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लोग गलत कह रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट ने ये न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं कि हमको गोलमोल जवाब दिया? देखिए, एक प्रोसेस होती है। हम 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, 7 दिसंबर 2021 को। आज हम बैठे हैं 27 तारीख को। 20 दिन के अंदर 5 बार सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होना, 20 दिन के अंदर 2 बार हाई कोर्ट में चर्चा होना, ये छोटी घटना नहीं है। चलिए, और जिस बात की हम चुनौती दे रहे हैं आपको कि आप गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, ठीक है, आज मैं समझ लेता हूं। संवैधानिक काम आपके लिए गले की फांस बन गया है। संवैधानिक तरीके से तो काम करना ही पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग भी यही समझ रहा है दिनेश सर, कि कैसे इसको संवैधानिक तरीके से लाया जाए, क्योंकि अब मुद्दा एक अलग लाइन पर है। आप भी जिसका जिक्र कर रहे थे, अलग अलग धाराओं की बात हो रही, पर जो जनता, जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने सब कुछ अपना दांव पर लगाया होगा, वो क्या करें? क्योंकि अब ये बात भी साफ है कि जैसा दिखाई दे रहा है 3 तारीख तक तो कुछ इसमें होगा नहीं। देखिए मनोज जी, उनकी तो कोई चिंता इस वक्त कर नहीं रहा जी, क्योंकि जो चिंता का विषय है वो आरक्षण हो गया है, और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो जो है, जो चुनाव हो रहा है, आप पहले तो उस चीज़ को देखिए। आप चुनाव कहाँ हो रहा है? सामान्य सीट पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था कि ओबीसी की जो सीट है उसको रीनोटिफाई करके जनरल किया जाए। हुआ क्या? उसके बाद उन सीटों पर चुनाव रुक गया। अभी तक वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है कोई। आज कल मान लीजिए 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वहाँ आप प्रक्रिया आगे शुरू करिए, तो वो तो वहीं की वहीं है पोस्ट, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये जिन जनरल सीटों पर इलेक्शन पड़ रहा है, इस पर भी कोई आज की तारीख में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चुनाव चल रहा है। जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है वो किसकी तरफ से किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल हैं, वो सरकार है। आप जो अध्यादेश निरस्त हुआ है, वो मूल अध्यादेश क्या था जिसके कारण ये जो अपन कर रहे हैं? क्योंकि उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ अभी आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है केवल ओबीसी पर, जिस पर ये राजनीति चल रही है, क्योंकि ना धारा 9 के बारे में बात हो रही है, ना 9 का के बारे में बात हो रही है। कहीं ना कहीं एक कंटेम्प्ट की एक स्थिति जो बन रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इनको रीनोटिफाई करिए आप जनरल कर में।
आप आज की तारीख में आप एक बचाव के लिए, सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो आपने एक नया जो है एक लीगल पॉइंट खड़ा कर दिया कि साहब हम कैसे करते, क्योंकि हमने तो अब वो कर लिया, पूरी प्रक्रिया नए सिरे से होगी। तो कहीं ना ये कानूनी कवायद चल रही है, कब तक चल रही है? जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर से एक बार नहीं आ जाता। आपने देखेंगे जिस महाराष्ट्र केस का बार बार जिक्र होता है, उस महाराष्ट्र में ओबीसी की सीट जो है रीनोटिफाई करके जनरल कर दी गई है और वहाँ चुनाव का नया कार्यक्रम हो गया। तो जो दो अलग अलग राज्यों में अलग स्थितियाँ बनी हैं और दोनों के केस जो है आप देखिए, जो जिसमें ये मामला आया उसमें जो फिर से एक बार इसमें सुनवाई होना है, ऐसा नहीं है कि इसमें ये फाइनल वर्डिक्ट आ गया है। उसमें तो अभी उन्होंने कहा है कि इसको रीनोटिफाई करिए, फिर शायद वो 17 जनवरी का कोई केस लगा हुआ है, तो उसमें फिर इस पर डिस्कशन होगा। तो मुझे लगता है ये जो केवल कन्फ्यूजन क्रिएट करने का है, बॉल एक दूसरे के पाले में डालने के कि हम दोषी नहीं है इसका कोई दोषी नहीं है। बेसिकली संवैधानिक प्रावधान है, कुछ चीज़ें जो बेसिक्स हैं। आपने कभी सुना कि जो है लोकसभा विधानसभा में ओबीसी के लिए आरक्षण है जी। फिर पंचायतों में और नगरीय निकायों में क्यों है? ये भी एक जो है कई जगह ये सवाल पूछा जाता है। तो जब जो है राज्यों में नगरीय निकायों और ग्रामीण निकायों में हो तो लोकसभा विधानसभा में भी होना चाहिए, ऐसी भी जो है मांग उठ सकती है आने वाले दिनों में। तो बहुत सारे विषय एक साथ वहाँ इकट्ठे हुए हैं जिन पर अब मुझे लगता है कि संवैधानिक पीठ तक मामला जाएगा। ये किसी डबल बेंच या उस पर नहीं जाएगा, फुल बेंच तक जाएगा। जो भी होगा फिर इसके लोग अपील करेंगे, फिर बहुत सारी इसमें कानूनी अभी और भी बहुत सारी बाधाएं हमको देखने को मिलेंगी। उमेश जी, रास्ता क्या दिखाई दे रहा है इसका? ये तो साफ हो चला है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव ना लड़े, बिना 27% के आरक्षण के चुनाव ना हो, उसके लिए तमाम तरह की कवायद। मुख्यमंत्री जी भी गए, दिल्ली में भी मुलाकात की, 3 तारीख को आपकी रिव्यू पिटीशन लगी है। तो क्या ये माना जाए कि 3 तारीख तक तो कम से कम रुकना होगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग आज भी कुछ कह नहीं पाया उसमें? नहीं मनोज जी, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद जी को जहां तक मैंने सुना है, उन्होंने कहा है कि वो विधि विशेषज्ञों का परामर्श ले रहे हैं और संभवतः वो अपना जो मंतव्य है वो राज्य निर्वाचन आयोग संभवतः सुबह शाम में स्पष्ट कर देगा। एक बात तो ये। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी मनोज जी इस बात को लेकर संपर्कित है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। हमने सदन में भी इस बात का प्रस्ताव कराया और सदन ने, मुझे लग रहा है कि ध्वनि मत से दोनों ही पक्षों ने उस बात में समर्थन दिया है कि ये जो चुनाव होना है ये ओबीसी वर्ग को साथ में लेकर होना चाहिए। और सदन ने बहुमत के आधार पर इस संकल्प को पारित करा है और उस संकल्प के पारित होने के आलोक में ही हमने अध्यादेश वापस लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत तो स्पष्ट है और एकदम से साफ है कि हम चाहते हैं कि न केवल ओबीसी वर्ग, समाज का कोई भी तबका है जिसको संवैधानिक रूप से संरक्षण प्राप्त होना चाहिए और गैर बराबरी का जो भाव समाज में है वो समाप्त होना चाहिए। उस बात को लेकर ईमानदारी पूर्वक भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है इस स्थानीय निकाय के चुनाव में उनको प्राप्त होना चाहिए और उसके लिए जो बेहतर से बेहतर किया जा सकता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ठीक है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से भी इस बारे में अनुतोष मांगा है, संरक्षण प्राप्त कराए और सदन के अंदर भी उन्होंने संकल्प पारित करवाया है और आज मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि भाई हमने अध्यादेश वापस लिया है, महामहिम राज्यपाल जी ने उसका अनुमोदन कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ईमानदारी पूर्वक इस बात पर अड़ी है कि पिछड़े वर्ग को उसका आरक्षण का लाभ प्राप्त होना चाहिए और चुनाव भी होना चाहिए। हम दोनों स्थितियों में चाहते हैं कि पंचायत का चुनाव भी हो और ओबीसी की सैयद जफर जी, आप भी यही चाहते होंगे कि 27% आरक्षण के साथ चुनाव हो? देखिए, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं कि हमने शुरू से एक बात ये कही है कि मध्य प्रदेश का पंचायत चुनाव संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। हम जब संवैधानिक दायरे की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले रोटेशन आता है। रोटेशन के तहत चाहे वो एससी वर्ग का हो, एसटी वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो, जनरल का हो, उसको एक परंपरागत तरीके से रोटेट करके उसको लाभ दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक एसटी और एससी के आरक्षण का सवाल है वो जनसंख्या के आधार पर संविधान में भी फिक्स है और पंचायत एक्ट में भी फिक्स है। जहां तक ओबीसी का सवाल है, ओबीसी का आरक्षण भी पिछले 1993 से लेकर आज तक लगातार चला आ रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने दो साल पहले या 6 महीने पहले या साल भर पहले अगर कोई ऐसा नियम और कानून बनाया है कि ओबीसी आरक्षण देने के पहले राज्य सरकारों को एक ट्रिपल टेस्ट का पालन करना चाहिए, तो मुझे लगता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है
कि मेरे विद्वान लोगों को आज तक यही समझ में नहीं आया कि जो ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है वो विपक्ष कांग्रेस पार्टी आके बना के देगी कि बीजेपी की बनाएगी? ठीक है सर, समझ आ गया, समझ, ठीक है, 17 साल से ठीक है सैयद जफर जी, ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं कराया, इन्होंने क्यों नहीं संवैधानिक अधिकार दिए? इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशन के आधार पे भी गैर संवैधानिक काम किया और ओबीसी का आरक्षण ठीक है, ठीक है। दिनेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे मैं चाहूंगा कि अब क्या आपको लग रहा है कि इसका और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कई दर्शक हजारों लोग जुड़े हुए और वो कानूनन रूप से भी इसको समझना चाह रहे होंगे कि आखिर होगा क्या, तो क्या और एक लंबा इंतजार रहेगा? नहीं, जो भी अब स्थिति होना है वो तो जो है चुनाव आयोग अपना जो भी स्टैंड है वो कल तक क्लियर कर देगा, और हो सकता है कि वो भी एक पिटीशन लगाए और चुनाव प्रोसेस चलता रहे, क्योंकि पहले चरण का तो वोटिंग है भी 6 तारीख को, अब तो तीसरे चरण का भी 30 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो इतनी आगे बढ़ चुकी है चुनाव प्रक्रिया, तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग का जो भी निर्णय होगा उस पर कोई दखल किसी का भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। बाद में जो भी उसके नतीजों के बाद यदि कुछ होता है तो फिर उस तरह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सोच सकता है, क्योंकि अभी तो उसके पास जो ओपिनियन आएगा वो उसके बारे में कल अपना हो सकता है संभवतः कुछ घोषणा करे। चलिए सर, बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, उमेश जी, सैयद जफर जी और दिनेश सर। लेकिन बड़ी बात यही है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पैंच फंस गया। अब गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में है और राज्य निर्वाचन आयोग ने जो जानकार है कानून के, उनसे सलाह मांगी, उनसे राय मांगी। संभावना ये जाहिर की जा सकती है कि कल यानी कि मंगलवार के दिन शायद कोई नतीजा हमारे सामने होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या कदम उठाने जा रहा है। अभी तक तय नहीं कर पाया है कि करना क्या है, क्योंकि मुद्दा एक अलग दिशा में भी जा रहा है, बात सुप्रीम कोर्ट की भी है, और इसीलिए यहाँ कहा जाएगा कि थोड़ी सी मुश्किल है। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, मुझे दीजिए इजाज़त। आगे देखिए छत्तीसगढ़